आपने मौका दिया और हम चाहेंगे आप सभी लोग का इस आरसीएम के वेबिनार में आप लोग का स्वागत है। आज हम वैसे बिंदु पे बात करना चाहेंगे कि हम कभी नहीं सोचे थे कि हम आरसीएम करेंगे। अगर हम पहले परिचय दें, नाम मेरा मुकेश कुमार, लखीसराय से, और इस सिस्टम को कंटिन्यू सीखते आ रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे सर कि आरसीएम में हम कैसे इन किए ये हमको भी नहीं पता चला, क्योंकि ये हमारा जो कोड है ये हमारा नहीं, ये हमारे बाबूजी के नाम से है। हम ये काम अपने पिताजी के नाम कोड पे ही कर रहे हैं। जब हम पढ़ाई कर रहे थे उस समय ही पिताजी ने आरसीएम का कोड लिए थे 2004 में, और उस समय हम +2 में थे, यानी 2004 में कोड लिए थे पर आरसीएम कर नहीं रहे थे। मगर उनके अंदर जज्बा था कि हम आरसीएम करें। आपको जरा सा हम अपने बारे में शॉर्ट में लेके चलना चाहेंगे सर कि ये घटना लगभग 10/11 यानी सेकंड में है, सेकंड का है। जब हम घर में पढ़ाई कर रहे थे तो बाबूजी जब भी दुकान पर से आते थे तो एक ही चीज कहते थे कि आज उस व्यक्ति को आरसीएम से 20,000 रुपया आया, आज उस व्यक्ति को 25,000 आया। हद तो तब हो गया जब उन्होंने ये कह दिए कि आज उस व्यक्ति बस कंडक्टर है, अंगूठा छाप है, और उस व्यक्ति का इनकम 1,91,000 आया। उस समय सर मेरा माइंड पूरा हिट हो गया था इस बात को सुन, यानी कि जब जब वो इनकम के बारे में बोलते थे हमारा पढ़ाई से डाइवर्ट हो जाता था मेरा दिमाग। अंत में हम आजिज होके उनको बोले कि बाबूजी ये बताइए कि अगर आरसीएम ही बेहतर है तो सभी लोग मेडिकल क्यों कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी क्यों कर रहे हैं, डॉक्टर की तैयारी क्यों कर रहे हैं, इंजीनियर क्यों बन रहे हैं, रेलवे की तैयारी क्यों कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी क्यों कर रहे हैं, सभी लोग आरसीएम में जुड़ जाए। उस समय हमें आरसीएम समझ में नहीं आया था सर। हमें एक ही चीज लगा कि अगर हमको पढ़ना है, और पढ़ने का मुख्य उद्देश्य मेरा एक ही था, गवर्नमेंट सर्विस करना। मेरे दिमाग में इन कर गया था कि हर हाल में हमको सर्विस लेना है। मगर जब भी बाबूजी आते तो आरसीएम का ही चर्च करते, और लास्ट में हमने डिसीजन लिया कि अगर हमें सर्विस लेना है तो इस घर में रहना नहीं, यानी हम इस घर से दूर चले जाएंगे, ना हम रहेंगे ना हम ये कहानी सुनेंगे। आप सोच सकते हैं सर कि 20,000 रुपए का नौकरी लेने के लिए हम रात दिन एक कर रहे थे, मगर बाबूजी हमारे क्या कर रहे थे, बस कंडक्टर, अंगूठा छाप, 1,91,000 रुपए एक महीने का इनकम। क्या लगता है पढ़ने में हमें मन लग सकता है? नहीं लग सकता है। और ईमानदारी से बताना चाहेंगे सर, इस बात को सुनना ना सुनने की वजह से हम डिसाइड किए कि हमें अब लखीसराय में नहीं रहना है, और हम बाबूजी को बोले कि अब हम लखीसराय में नहीं पढ़ेंगे, अब हम पटना में पढ़ेंगे। आरसीएम से हमें इतना एलर्जी था कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और हम उसी समय डिसाइड किए और हम पटना चले गए पढ़ने के लिए। और पटना में मुसल्लापुर हाट, रामपुर गली नंबर 3 में हम रहा करते थे। उस समय की बात बताना चाहेंगे सर, उस समय हम तैयारी करते थे एसएससी का। पाटलिपुत्रा कोचिंग सेंटर को हमने ज्वाइन किया था पटना में, मगर बाबूजी का हार्दिक इच्छा था कि ये आरसीएम करे, इसलिए हम कट ऑफ होना चाहते थे कि ना हम रहेंगे ना ये कहानी हम सुनेंगे। जब पटना गए, पटना में पढ़ना शुरू किए, आरसीएम से कोई कनेक्शन ही नहीं था मेरे दिमाग में भी नहीं था। मगर कुछ समय की बात है सर, जो हमारे लाइफ का चेंजिंग, हमारे लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया। हमारे बाबूजी और हमारे इमीडिएट अपलाइन एक बार चाहेंगे नवल सर के लिए भी जोरदार ताली हो जाए सर। हमारे बाबूजी और नवल सर पटना आते हैं, और पटना आने के बाद हमारे बाबूजी कॉल करते हैं नवल सर के मोबाइल से कि मुकेश हमें तुमसे मिलना है, हम पटना आए हुए। फिर बाबूजी को हम बोले कि जब मिलना ही है तो आप रूम पे आ जाइए। बाबूजी बोले रूम पे नहीं आएंगे, तुम ही यहाँ पे आ जाओ। जब हम वहां पे गए सर, तो बाबूजी के मुंह से एक ही चीज निकला कि आज हमको तुम्हारा दिन भर का समय लेना है। फिर हमको यही लगा दिन भर का समय देना है तो चलिए रूम पे ही बैठते हैं। हम नवल सर को भी बोले, उस समय हम नवल सर को नहीं जानते थे,
नवल सर को बोलिए चलिए सर वहीं पे हम लोग आराम भी करेंगे, खाना भी खाएंगे। मगर बाबूजी और नवल सर पटना में एक सेमिनार था कृष्ण मेमोरियल हॉल में, यानी वो दोनों आए थे पटना में सेमिनार को देखने के लिए। और बाबूजी बोले कि हमको 2-3 घंटा का समय दो, इस सेमिनार में तुम शामिल हो जाओ। ईमानदारी से बताते सर, इच्छा नहीं था जाने का, मगर एक ही वजह जाने का रहा, क्योंकि हम जो पढ़ रहे थे उसका खर्च हमारे पिताजी दे रहे थे, इसलिए पिताजी का बात रखना हमारे लिए बहुत जरूरी। और हम उस प्रोग्राम में जाते हैं सर, और उस प्रोग्राम में जो लीडर आए थे आरसीएम के भीष्म पितामह बीसी छाबड़ा सर का प्रोग्राम था, एक बार चाहेंगे उनके लिए भी जोरदार ताली सर। जब उस प्रोग्राम को हम अटेंड किए सर, और उस प्रोग्राम में 2 घंटा 3 घंटा पूरे हॉल भरा हुआ था, और उस समय जो मेरा उम्र था सर वो 16 साल का उम्र था मेरा, यानी पूरी तरह से बच्चा। 16 साल की उम्र में जब हम इन किए, सभी लोग ताली बजा रहे हैं, मजा ले रहे हैं, और हमको लग रहा था कि ये हो क्या रहा है। मगर एक चीज बताना चाहेंगे सर के जुबान से एक ही चीज निकला था जो हमारे दिल में, हमारे दिमाग में वो बात घर कर गया। बात यही निकला था कि आज के टाइम में कोई व्यक्ति अगर पढ़ाई करता है या कोई भी व्यक्ति अगर बिजनेस करता है, तो उस बिजनेस का या उस पढ़ाई का फ्यूचर का एनालिसिस आज कर सकता है। जब ये बात बताए 3 घंटे के प्रोग्राम में, हमें एक ही बात यही समझ में आया कि आज जो पढ़ाई कर रहा है या बिजनेस कर रहा है या दुनिया का कोई भी प्रोफेशन कर रहा है, उस फ्यूचर का एनालिसिस जज आज कर सकता है। प्रोग्राम समाप्त होता है सर। प्रोग्राम समाप्त होने के बाद बाबूजी और नवल सर पाटलिपुत्रा ट्रेन पकड़ के लखीसराय चले आते हैं और हम अपने रूम पे चले जाते हैं। उस रात में सर हमें नींद नहीं आता, और ईमानदारी से हम कहना चाहेंगे सर, जब हम एनालिसिस अपने आप पे किए कि मुकेश कुमार एज ए सर्विस करने के लिए इतना उत्सुक है, जब हम अपना कैलकुलेशन किए सर कि अगर मान लेते हैं कि 25 साल में मेरा सर्विस लगता है, अगर 1 महीने का सैलरी मेरा मिनिमम 20,000 होता है, तो 1 साल में मेरा इनकम 2,40,000 होता है। अगर मुकेश कुमार 35 साल सर्विस करता है, तो 35 गुना 2,40,000 करते हैं तो लगभग 85 लाख रुपए होता है। अगर रिटायरमेंट की बात करें तो लगभग 1 करोड़ रुपए होता है। मगर एक चीज इसमें, एक ही चीज हमको समझ में आया कि अगर 1 करोड़ रुपए पूरा ले पाएंगे तो ये पूरा 1 करोड़ रुपया लगभग 2065 में पूरा हो पाएगा। 2055 में ये 1 करोड़ का क्या वैल्यू होगा। अगर मिनिमम मेरे घर के खर्च सब 60% हो जाए, तो उस समय सोचिए 2055 में 40 लाख का क्या वजूद होगा। जब हम ये एनालिसिस किए सर, जब हम अपने आप पे सोचे, तो हमको यही लगा कि वाकई में ये एनालिसिस करने के बाद लगता है कि आज भी हम 0 से शुरू हैं और लास्ट में भी हम 0 हो जाएंगे। मगर एक सवाल आया कि क्या आज 20,000 है? क्या लगता है 5 साल के बाद ही मेरा सैलरी 20,000 रहेगा? क्या 10 साल के बाद मेरा सैलरी 20,000 ही रहेगा? मगर जब हम ये सोचे, तो एक ये चीज हमें पता चला कि जब हम लोग का पे स्केल बढ़ता है, यानी जब मेरा इनकम बढ़ता है, सैलरी बढ़ता है, तो सैलरी तभी बढ़ता है जब खर्चे के अनुपात बढ़ जाता है। यानी हमारा जो इनकम बढ़ता है, सैलरी बढ़ता है, वो खर्चे के अनुपात में बढ़ता है। हमें यही पता चला कि जो आज 10,000 में काम हो रहा है, आने वाला 10 साल 20 साल के बाद यही काम 20,000 में होगा। जब ये हम अपने आप पे एनालिसिस करते हैं सर, तो हमें पढ़ने में मन नहीं लगता, ईमानदारी से बताना चाहिए। जब बाबूजी घर पे आते हैं, रात भर हमें नींद नहीं आता है। हमारा एक रूम पार्टनर यहीं लखीसराय में सेकुरा का एक नजदीक गांव है, वो सिरारी, वो दोस्त कहता कि आज एकदम बेचैन लग रहे हो। हमको यार मन नहीं लग रहा पढ़ाई में। और ईमानदारी से बताना चाहेंगे कि कल हुआ, और आरसीएम का एक बैग था मेरे पास, काला वाला बैग, उसी में हम कॉपी और रखते थे, कॉपी किताब, उस पे आरसीएम लिखा हुआ रहता था। बस वही बैग को हम लिए, आराम से कपड़ा पैक किए और सुपर पकड़ के उसके कल होके आराम से लखीसराय चले गए। जब जैसे ही लखीसराय आए, बाबूजी को बहुत आश्चर्य लगा कि कल ही हम गए और आज तुम आ गए। बोले वजह क्या है आने का? हम बोले पैसा लेना है। तो बोले कि कल हम गए तो हमसे बोलता हम वहीं दे देते पैसा। हम बोले ध्यान नहीं रहा, हम आए, बाबूजी पैसा भी दिए, बोले हम कल चले जाएंगे पटना। कल हुआ, बाबूजी बोले कि गया नहीं। हम बोले कल चले जाएंगे, आज जाने का मन नहीं कर रहा। फिर कल हुआ, फिर कल बाबूजी टच किए। हमारे जुबान से एकाएक निकला, अब हम पढ़ाई नहीं करेंगे, अब हम सिर्फ और सिर्फ आरसीएम ही करेंगे। और बाबूजी मेरा यही चीज सुनने के लिए तैयार थे। उनका इच्छा था कि हम आरसीएम करें।
सर हम आपसे बताना चाहेंगे 16 साल की उम्र में हमने तो डिसीजन ले लिया आरसीएम करने का, मगर आरसीएम में कितना कष्ट होता है ये हमको नहीं पता। पढ़ाई का रास्ता हमको पता था, मगर आरसीएम कैसे किया जाता है उस समय हमें कुछ नहीं पता। सिर्फ उस प्रोग्राम को देख के हमने डिसीजन लिया कि हमें आरसीएम करना है। और जब हम आरसीएम करने की शुरुआत किए सर, तो उस समय हमें सीएनएफ एजेंसी, होलसेलर, रिटेलर याद नहीं होता था, क्योंकि ये चीज हम पहली बार सुनी थी। जब हम आरसीएम की शुरुआत किए, जब किसी व्यक्ति को समझाने की जरूरत पड़ता तो हम तुरंत नवल सर को कॉल करते। जब नवल सर समय देते तो अगला आदमी समय नहीं देता, जब अगला आदमी समय देते तो नवल सर समय नहीं देते, और ये सिलसिला चलते रहा सर। और लास्ट में हमें ये लगा कि अगर हमको बहुत दूर तक जाना है तो हमें तो कुछ सीखना पड़ेगा। मगर जब ये सिलसिला देखते देखते बाबूजी के जुबान से एक बात निकला 5 आदमी के बीच में, जो बहुत ही हमें कड़वा लगा। वो एक ही बात बताए कि नवल सर तो कम पढ़े लिखे हैं, वो सीएनएफ एजेंसी याद कर सकते तो तुम तो +2 का स्टूडेंट हो, इससे बढ़िया तो मूर्ख आदमी है जो तुम पढ़ाई कर रहा है। अगर ये बात बोले सर 5 आदमी के बीच, हम उस भाषा का यूज तो नहीं कर सकते यहाँ पे। इतना खराब लगा हमें सर 5 आदमी के बीच कि मेरा दिमाग गर्म हो गया, यानी इतना इंसल्ट जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। मगर ये बात हिट तो हुआ सर, मगर उस समय हम डिसीजन लिए। उस समय 2-3 घंटा तक मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, लग रहा था कि भाग जाए फिर पढ़ाई करें, हमसे ये सब काम नहीं होगा। मगर ईमानदारी से बताना चाहेंगे सर, 2-4 घंटा आराम होने के बाद, यानी दिमाग को कूल करने के बाद, एक ही चीज हम सोचे कि बात भी बाबूजी सही कह रहे हैं कि जब बाबूजी 8 क्लास तक पढ़े हुए, तो जब वो +2 का शब्द का यूज कर सकते हैं, नवल से कम पढ़े लिखे हुए, जब वो सीएनएफ एजेंसी होलसेलर कर सकते हैं, तो मुकेश कुमार +2 का स्टूडेंट है तो ये क्यों नहीं कर सकते? ये सवाल हम किसी और से नहीं पूछे, हम अपने आप से पूछे। उस समय सर हमने डिसीजन लिया कि अब हमें खुद सीखना है। ईमानदारी से बताना चाहेंगे सर, नवल सर से हमने प्लान एक कॉपी पे उतरवाया और घर आया आरसीएम का कॉपी लेके। जिस तरह से बच्चा लिखना लिखता है उस तरह से हमने याद नहीं किया, लिखना शुरू किया। लगभग एक दिन में सर 25-30 पेज हमने लिखा। सीएनएफ के बारे में हमें बोलने के लिए नहीं आता था सीएनएफ क्या होता है, मगर एक चीज लिखते लिखते ये पता चल गया कि सीएनएफ के बाद एजेंसी होगा, एजेंसी के बाद होलसेलर होगा। फिर हमने नवल सर से पूछा सीएनएफ क्या होता है, एजेंसी होता है। ये पूछते पूछते अब हमें लगा कि अब फील्ड में निकलना चाहिए। मगर इस एक्सपीरियंस को और बढ़ाने के लिए सर हम आपको बताना चाहेंगे कि जब रात हुआ करता था ना, तो हम अपने रूम का दरवाजा बंद कर देते थे, हम खड़ा होकर रूम में बोलते थे। चौकी पे कोई व्यक्ति सुनने वाला नहीं होता था, मगर हम सोचते थे कि चौकी पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। इस तरह का हमने प्रैक्टिस की। बगल में चाचा बोलते थे तुम रात में क्या करते हो, बाबूजी बोलते थे रात में क्या करते हो, हम बोले कुछ नहीं कर रहे हैं। कभी हम मम्मी को प्लान दिखाते, कभी हम बाबूजी को प्लान दिखाते, कभी हम अपने भाई को प्लान दिखाते। दिखाने वक्त शर्म भी आता था, हेजिटेशन भी होता था, मगर हम प्लान कब दिखाते थे? जब मेरा भाई रहता था, बाबू मैं नहीं रहते थे, तब दिखाते थे। जब मैं रहता था, बाबू भाई नहीं रहते थे, तब हम दिखाते थे। अकेले में प्लान दिखाते थे। इस तरह का सब प्रैक्टिस करते करते हमारा विल पावर बढ़ गया, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, क्योंकि हम पढ़ाई छोड़ चुके थे। हमारे पास वापस लौटने का कोई जगह नहीं था। ईमानदारी से आपसे कहना चाहेंगे सर, जब हम डायरी पेन लिए, आरसीएम का एक मार्केटिंग प्लान आता था 30 रुपए में, अभी भी आता है। कुछ प्रोडक्ट के बारे में अध्ययन किया। जब हम फील्ड में पहली बार मूवमेंट किए सर, तो 3-4 सवाल हमको ऐसा मिला कि जिसके बारे में हम कभी सोच नहीं सकते थे कि ऐसा भी सवाल मिल सकता है मेरे। जैसे ही हम पहली बार किसी व्यक्ति को प्लान दिखाने के लिए गए, उसका उम्र लगभग 40 साल था और मेरा उम्र 16 साल था। जब प्लान दिखाने के लिए गए, वो व्यक्ति एक ही बात बोलता है कि बउआ ऐसा कंपनी बहुत आया और बहुत गया। हेलो, तुम्हारा उम्र क्या है? जब ये सवाल किया सर कि आपका उम्र क्या है, मेरा उम्र क्या है, और जब ये बोला कि ये कंपनी बहुत सारा आया और गया,
उस समय तो हमें लगा ये क्या कह रहा है, क्योंकि हम कभी नहीं सोचे थे कि कंपनी भागती भी है। वो 2-4 कंपनी का नाम गिना दिया कि जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते। फिर भी नवल सर से बात की, अपलाइन के संपर्क में रहे, बोले ये सब चलते रहेगा, जब तक तुम करोगे तब तक ये ऑब्जेक्शन आएगा ही आएगा। जब और अदर व्यक्ति के पास जाते हैं तो एक ही दूसरा सवाल ये करता है कि अभी तुम्हारा उम्र खेलने का है, अभी तुम्हारा उम्र पढ़ने का है, अभी तुम्हारा उम्र मौज मस्ती करने का है, अभी तुम्हारा उम्र काम करने का नहीं है। सोच सकते हैं ज्वाइनिंग कुछ नहीं, सलाह तो एक से एक मिल रहा है। जब हम तीसरे व्यक्ति के पास प्लान देने के लिए जाते हैं, उस व्यक्ति का उम्र लगभग 55 साल। आज भी सर वो बात याद है। वो व्यक्ति एक ही चीज हमको बोला, बेटा माए बाप घरेलू भाषा में तुमको यही ले पढ़ाया है साबुन सर्फ बेचने के लिए, तुमको यही ले पढ़ाया साबुन सर्फ बेचने के लिए। जब ये बात बोला सर, उस समय हमें लगा कि बात भी सही है, तो साबुन सर्फ पे ही बात कर। वो व्यक्ति ये बोला कि बेटा ये जो बाल देख रहा है ना, ये धूप में नहीं पका है, तुम्हारे जैसा हमारा पोता है। सर इतना डिमोटिवेट हमें किया गया, हमें ये लगा कि हमने गलत डिसीजन ले लिया। बाहर से घर आए सर, लगभग 2-3 दिन तक हम डिप्रेशन में आ गए कि हम कौन सा डिसीजन ले लिए। फिर भी आगे बढ़ते गए सर, बढ़ते गए, क्योंकि हमारे पास पीछे मुड़ने का कोई विकल्प नहीं था। और यही मेरा कारण रहा आज हम एमराल्ड के लिए। इसी मार्च में, जैसा कि मंजीत सर आपको बताए, कुछ बिजनेस के लिए मेरा स्टार एमराल्ड का लेवल, कुछ बिजनेस के लिए एवरेज मेरा बिजनेस लगभग 47 लाख तक पहुंच गया था। उस समय अपने अंदर इतना वीकनेस लग रहा था कि ये क्या हो गया। मगर आपको बताना चाहेंगे सर, पहले का दर्द और आज का खुशी, अब तो ये लगता है कि ये जो दर्द था मेरे साथ, ये बहुत कम था। हमारा आपसे कहना है सर कि पेन तो होगा, हमें किताब में पढ़े थे नो पेन नो गेन। अगर जिस व्यक्ति के पास संघर्ष नहीं होगा, उस व्यक्ति के पास उपलब्धि भी नहीं होगा। जिस व्यक्ति का जितना टफ एग्जाम होता है, वो व्यक्ति उतना ही बड़ा ऑफिसर बनता है। अगर आपके लाइफ में आरसीएम में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, तो ऊपर वाले आपसे बहुत कुछ करवाना चाह रहे। हमारा आपसे कहना है कि आरसीएम में अगर हम सफल होना चाहते हैं, तो प्राथमिकता हमें सिस्टम को देना होगा, प्राथमिकता हमें अपलाइन को देना होगा। मगर हमारा आपसे कहना है सर, अपलाइन को प्राथमिकता तो दें, मगर अपलाइन को प्राथमिकता तब देना है जब वो व्यक्ति कोई बात सिस्टम से रिलेटेड बोलता है, तब वो हमारे लिए ओरिजिनल में अपलाइन है। अगर सिस्टम से रिलेटेड कोई बात अगर नहीं बोलता है, तो हम उस व्यक्ति को अपलाइन नहीं मानते। सिस्टम क्या है, हम आपको एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहेंगे। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए कि अगर हमें मुकेश कुमार को लखीसराय से दिल्ली पैदल जाना हो, तो हम कितने दिन में पहुंच सकते हैं? लगभग पैदल जाएंगे तो 30 दिन, 1 महीना लगभग लग जाएगा। अगर मुकेश कुमार को बैलगाड़ी से दिल्ली जाना हो तो लगभग 8 से 10 दिन लग जाएगा। अगर मुकेश कुमार को लखीसराय से दिल्ली बाइक से जाना हो तो लगभग 2 दिन लगेगा। और अगर मुकेश कुमार को दिल्ली कार से जाना हो तो लगभग 1 दिन लगेगा। और लगभग मुकेश कुमार को फ्लाइट से जाना हो तो 2 घंटे लगेंगे। हमारा आपसे कहना है, बाइक क्या एक सिस्टम है, कार क्या एक सिस्टम है, फ्लाइट क्या एक सिस्टम है। जैसे जैसे हम सिस्टम का सहारा लेते गए, मंजिल तक तो पहुंचे, मगर हम कम समय में पहुंचे। आरसीएम का भी सिस्टम क्या है? आरसीएम का सिस्टम 100% प्रोडक्ट को यूज करना है। आरसीएम का सिस्टम प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। आरसीएम का सिस्टम अपना सेल्फ डिस्प्लेबल होना चाहिए। आरसीएम का सिस्टम प्रत्येक दिन 2 व्यक्ति को प्लान दिखाना चाहिए। आरसीएम का सिस्टम प्रत्येक दिन 20 से 25 व्यक्ति से बात करना चाहिए। मगर हम लोग करते क्या है? आरसीएम की बात तो करते हैं, मगर जब हम एनालिसिस करते हैं कि हम डाउनलाइन पे डिपेंड हो जाते हैं कि वो करेगा तो मेरा काम हो जाएगा। हम आपसे कहना चाहेंगे, हम कहते तो हैं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में भी काम करते हैं,
जब यहाँ पे मल्टी लेवल की बात आता है तो समय का वृद्धि होता है, फायदे का भी वृद्धि होता है, यानी इनकम भी मल्टी में आता है तो नुकसान भी मेरा मल्टी में ही होगा। हम फायदे तो मल्टी की बात करते हैं मगर नुकसान मल्टी की बात ही नहीं करते। अगर फायदा मल्टी में है तो नुकसान भी मल्टी में होगा। अगर हम एक दिन घर से नहीं निकलते सर, हमारा 3 दिन पीछे चले जाते हैं, क्योंकि नुकसान मल्टी का ही होगा। हमारा आपसे कहना है सर, आज से में अगर सफल होना है तो ये दिमाग में सेट कर लेना है कि 100% प्रोडक्ट को यूज करना है। मगर कुछ लोग क्या करते हैं, सोचते हैं हम तो ऑफलाइन है, मेरा कौन देखेगा। मगर हम आपसे बोलना चाहेंगे सर, जब आपका या मेरा टीम डाउनलाइन है तो हम भी किसी ना किसी व्यक्ति का डाउनलाइन है। अगर आप सिस्टम को चाहते हैं कि हमारा टीम फॉलो करे तो उससे पहले हमें फॉलो करने की जरूरत है। आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहेंगे सर कि जो हम चाहते हैं पता नहीं चलता कि वो डाउनलाइन भी चाहता है, मगर आपको इस कहानी के माध्यम से समझ में आ जाएगा सर कि डाउनलाइन क्या चाहता है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में बारिश नहीं होने की वजह से वो गांव सूखा पड़ गया, अकाल। उस गांव में हाहाकार मच गया। उस गांव में बारिश ना होने की वजह से लोग पानी की वजह से मरने लगे। उस व्यक्ति के पास कोई विकल्प नहीं था। तभी उस गांव में एक ऐसे व्यक्ति थे जो शिक्षित थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। गांव वाले ने एक मीटिंग किया कि चलो हम उस व्यक्ति से इस बात को रखते हैं, इसका कोई समाधान निकल सकता है। जब वो सभी गांव वाले व्यक्ति उस शिक्षित व्यक्ति के पास जाते हैं, उस गुरु के पास जाते हैं और ये जब समस्या सुनाते हैं तो वो गुरु जी या जो भी आप बोले, आचार्य बोले, जो भी बोले, वो बेचारा खूब प्रयास किया कि किसी भी तरह बारिश हो जाए और ये सबका जिंदगी बच जाए, हम सबका जिंदगी बच जाए। उसके बावजूद भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई मौसम में चेंजिंग नहीं आया। अंत में लोग हार गए थे। लोग का एक ही आशा दिख रहा था, एक ही आशा था कि अब लोग प्रार्थना करना शुरू किए, हे भगवान आप ही हम लोग को बचा सकते हैं। गांव वाले के पास कोई विकल्प नहीं था और भगवान को प्रार्थना करना शुरू कर दिया। प्रार्थना करने के दौरान ही भगवान के द्वारा भेजा गया एक दूत प्रकट हुआ और वो दूत बोलते हैं कि अगर इस गांव में बारिश करवाना चाहते हैं तो सभी लोग को अपने घर से एक एक लोटा दूध उस कुएं के अंदर डालना है और बिना कुआं को देखे हुए, यानी कुआं में दूध डालना है पर कुआं को अंदर देखना नहीं। और जैसे इतना ही बात किए वो दूध लुप्त हो गए। रात हुआ, सभी लोग डिसीजन लिए कि गांव में इस कुएं में दूध तो एक एक लोटा डालना ही। रात होता है, सभी लोग एक लोटा लेते हैं और कुआं को बिना देखे हुए वो चीज डाल देते हैं। सभी लोग डालने के बाद उस गांव में एक व्यक्ति कंजूस रहता है और उस व्यक्ति के दिमाग में एक ही चीज आता है कि सभी लोग तो दूध डाल ही रहे हैं, क्यों ना हम एक लोटा पानी डाल दें, पता भी नहीं चलेगा। और वो व्यक्ति ये करता है कि जाता है और एक लोटा पानी ही डालता है बिना देखे। डालने के बाद सुबह होता है, क्योंकि बोला गया था कि सुबह ही बारिश होने लगेगा। 6 बजता है बारिश नहीं होता है, 8 बजता है बारिश नहीं होता है, 10 बजता है बारिश नहीं होता है, यानी कोई मौसम में चेंजिंग नहीं होता, बारिश का कहीं दूरी दूरी तक दिखने को नहीं मिलता। लास्ट में वो आदमी में हलचल मच जाता है। तो वो जो उस गांव में विद्वान लोग रहते हैं, विद्वान जो रहते हैं, वो बोलते हैं कि बारिश तो नहीं हुआ, इससे पहले हमको एक बार कुआं को देख लेना चाहिए। जब सभी गांव वाले कुआं की तरफ देखने के लिए जाते हैं तो कुआं को देख के दंग रह जाते हैं। उस कुएं में दूध के बजाय सिर्फ पानी ही पानी था, क्योंकि जो वो व्यक्ति कंजूस सोच रहा था कि हम एक लोटा पानी डाल देंगे पता नहीं चलेगा, उसी की बात को पूरे गांव भी सोच रहा था कि हम भी एक लोटा पानी डाल देंगे तो गांव वाले को पता नहीं चलेगा। हमारा आपसे कहना है, इस कहानी से हम सीखे क्या?
हमें लगता है कि मेरा टीम डायमंड क्लब करे, हमें लगता है कि टीम हमारा 100% प्रोडक्ट यूज करे, हम नहीं करे तो क्या पता चलेगा। जो हम सोच रहे हैं वही मेरा डाउनलाइन भी सोच रहा है। हमारा आपसे कहना है कि अगर हम डाउनलाइन से सिस्टम को फॉलो करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें सिस्टम को फॉलो करने की जरूरत है। हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप डाउनलाइन से जो करवाना चाहते हैं वो तो करना ही पड़ेगा, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर आरसीएम में आपको सफल होना है तो सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंट रहने की जरूरत है। अपलाइन का माध्यम, अपलाइन का सहयोग लेना है कब तक, जब हम उस चीज को सीख नहीं पाते हैं। मगर जब इंडिपेंडेंट की भी बात करते हैं तो इस प्रोफेशन में 3 तरह के लोग होते हैं। अगर पहले की बात करें, एक वैसे व्यक्ति होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंट का मतलब ही होता है कि जब तक उस व्यक्ति के पास अपलाइन नहीं आएगा तब तक वो व्यक्ति हिल ही नहीं सकता। यानी अपलाइन आएंगे तो वो फील्ड में मूवमेंट करेंगे, अपलाइन नहीं आएंगे तो वो फील्ड में मूवमेंट नहीं करेंगे। दूसरा जो व्यक्ति होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो ताल ठोक के कहता है कि अगर अपलाइन साथ दे तो भी पे करके दिखा देंगे, डाउनलाइन साथ दे तो भी पे करके दिखा देंगे, अगर ये दोनों साथ नहीं दे तो भी पे हम करके दिखा देंगे। सच्चा विजेता वही होता है जो अकेले चलने की साहस रखता है। सच्चा विजेता वही होता है जो किसी की परवाह नहीं करता। और एक वैसे होते हैं जिनको हम इंटर इंडिपेंडेंट कहते हैं। वो सुनते तो हैं अपलाइन का, वो सुनते हैं अपलाइन का, मगर करते हैं अपने मन। अगर बोला जाए कि 100% प्रोडक्ट यूज करना है, सुन तो लेंगे मगर करेंगे नहीं। बोला जाए कि सेमिनार में जाना है, सुन तो लेंगे पर जाएंगे नहीं। हमारा आपसे कहना है सर कि अगर जो हम टीम से उम्मीद कर रहे हैं वो हमको खुद उस पर अमल करने की जरूरत है। इस 3 तरह का इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट की बात किए, कहीं आप तो इसमें से नहीं है, कहीं हम तो इसमें से नहीं है। हमारा आपसे कहना है कि इंडिपेंडेंट बनने की जरूरत है। अगर हमको सफल होना है तो बैसाखी के सहारे जंग नहीं जीता जा सकता। जब हम आरसीएम में आते हैं हमें अपलाइन के द्वारा बताया जाता है, मगर हम लोग जब तक अपना माथा नहीं लगाते तब तक काम अपना ही करते हैं। जब माथा लगाने के बावजूद भी हम फेलियर हो जाते हैं तब हम अनुसरण करते हैं अपलाइन का। हमारा आपसे कहना है सर कि जब अनुसरण ही करना है तो हम अभी से करना क्यों ना शुरू करें। आपसे कहना चाहेंगे सर, अगर आपने 5 साल आरसीएम सिस्टम को फॉलो कर लिया, अगर आपने 5 साल रात दिन एक करके आरसीएम बिजनेस को कर लिया, तो आरसीएम बिजनेस आपको दे क्या सकता है? आरसीएम बिजनेस आपको समय की आजादी दे सकता है, आरसीएम बिजनेस आपको सुरक्षा दे सकता है, आरसीएम बिजनेस आपको स्वास्थ्य दे सकता है, आरसीएम बिजनेस आपको सम्मान दे सकता है, आरसीएम बिजनेस आपको पहचान दे सकता है, आरसीएम बिजनेस आपको संपत्ति दे सकता है। मगर 5 साल हमें इससे सींचना होगा। मगर हम लोग करते क्या है, अपना दिमाग लगाना छोड़ते ही नहीं। हम आप लोग से कहना चाहेंगे कि अगर आरसीएम में राइज करना है, कम टाइम में पहुंचना है, तो हमें 100% सिस्टम को फॉलो करना है, अपलाइन का अनुसरण करना है। जब हम टारगेट मंथ में हो या कोई भी मंथ में हम काम करते हैं, जब हम काम करते हैं, जब हमें मंजिल सर के द्वारा, समरेश सर के द्वारा जब गाइड किया जाता है, जब बोला जाता है हम लोग को कि सर इस महीने का टारगेट क्या है, हम टारगेट तो ले लेते हैं और लास्ट में फोन रखने से पहले एक बात बोलते हैं, ठीक है सर हम कोशिश करते हैं। ऐसा हम बोलते हैं कि सर कोशिश करते हैं, मगर हमारा आपसे कहना सर कोशिश कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ बस काम होता है। काम का मतलब आपको हम बताना चाहेंगे कि कोशिश किसे करते हैं। कोशिश का मतलब ही होता है सर, आपको एक एग्जांपल से क्लियर करना चाहेंगे फिर हम इस बात को रखेंगे। कोशिश का मतलब, जब हम कोशिश की बात करते हैं, जब अपलाइन के बारे में कहते हैं तो कोशिश करते हैं, मगर जब हमारा स्लैब छूटने लगता है तो उस समय हम कोशिश करते हैं या उस टारगेट को हिट करते हैं? उस समय हम कोशिश नहीं करते, उस समय हम टारगेट को हिट करते हैं। मगर जब डाउनलाइन का स्लैब छूटने लगे
तो हम उस समय टारगेट को हिट नहीं करते, कोशिश करते। हमारा आपसे कहना है कि जिस तरह से मेरा स्लेब छूटता है उस समय हम टारगेट को लॉक करते हैं, जस्ट उसी तरह जिस तरह से डाउनलाइन का स्लेब छूटे वही समर्पण आपके अंदर, हमारे अंदर आ जाए तो बिजनेस का कुछ और नजारा होगा। पानी पीने के लिए हम कोशिश करते हैं कि पीते हैं, खाना खाने के लिए कोशिश करते हैं या खाते हैं। मगर एक चीज आपको बताना चाहेंगे उदाहरण के तौर पे, अगर एक तालाब में आपका 5 साल का बच्चा डूब जाए और डूबता हुआ दिख रहा हो तो आप उसको बचाएंगे या कोशिश करेंगे? बचाएंगे या कोशिश करेंगे? बचाएंगे। मगर पड़ोसी का बच्चा डूबने लगे तो हम कोशिश करेंगे। सर वो आवाज रुका हुआ है या सिर्फ मेरे पास रुका हुआ है? नहीं, नेटवर्क लगता है इशू है उनका। मुकेश जी, सभी यात्रीगण बस में बैठे हुए हों और जब बस खुलने से पहले ड्राइवर आके बोलता है यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको पटना पहुंचाने की, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको सुरक्षित पटना पहुंचाने का। क्या यात्रीगण उस बस में बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। जैसे ही ये शब्द का यूज होता है लोगों में संदेह पैदा हो जाता है, ये कौन सा बात बोला। हमारा आपसे कहना सर, कोशिश का मतलब आपको हम बताना चाहेंगे। कोशिश हम उसे कर सकते हैं कि जब लखीसराय से पटना के लिए बस रवाना हो, हाईवे पे बस चल रही है और बीच में एकाएक भैंस आ जाए, ड्राइवर उस बस को बचाने के लिए दाएं मोड़ रहा है, बाएं मोड़ रहा है, ब्रेक लगा रहा है, उसके बावजूद भी वो बस खेत में चला जाता है, एक गड्ढे में गिर जाता है। उस समय वो ड्राइवर बोल सकता है कि हमने पूरी तरह से इस बस को बचाने का कोशिश किया। हमारा भी आपसे कहना है कि जब हम बिजनेस में कोशिश शब्द का यूज करते हैं, अगर हमारा टारगेट 10 लाख का है, अगर हम 9,50,000 रुपए आते हैं, तब हम बोल सकते हैं सर कि हमने इस बिजनेस को टारगेट को अचीव करने की पूरी तरह से कोशिश की। मगर हमारा टारगेट 10 लाख का हो और बिजनेस मेरा 5 लाख जाए, उसके बावजूद हम बोल रहे सर हमने कोशिश की। कोशिश का मतलब ही होता है सर कि आप शुरुआत ही फेल से किए। कोशिश का मतलब होता है कि अगर हम टारगेट को अचीव नहीं भी किए तो हमें बुरा ना लगे। हमारा आपसे कहना है कि टारगेट का मतलब या कोशिश का मतलब होता है कि हमने 22 लाख का टारगेट लिया और जाके 20 लाख 21 लाख तक पहुंचा, तब हम बोल सकते हैं हमने कोशिश किया। मगर हमारा टारगेट तो लंबा रहता है, बिजनेस उसका 30% रहता है, 40% रहता है, उसके बाद भी हम शब्द का यूज करने की कोशिश करते हैं। हमारा आपसे कहना है सर, कोशिश कुछ नहीं होता, बस सिर्फ और सिर्फ काम होता है। आपसे हम कहना चाहेंगे सर, अगर आपसे हमें सफल होना है तो हमें कोशिश शब्द का यूज ही नहीं करना, टारगेट हिट तो हिट करना है। समय इजाजत नहीं दे रहा है सर, 45 मिनट का ही टाइम था मेरे पास। अगर आपका इजाजत हो सर तो 2 से 5 मिनट और समय हम ले सकते हैं, अगर इजाजत हो तो एक बार इंडिकेशन करेंगे सर। यस इजाजत है, गो अहेड। कोशिश का जैसे कि हम बताए सर, आपको हम बताना चाहेंगे कि एक खराब से खराब स्टूडेंट भी 4 साल में अपने क्लास को पास कर जाता है और होशियार से होशियार शिक्षक भी उसी क्लास में 10 साल से पढ़ाते रहता है। हमारा आपसे कहना है यहाँ पे होशियार हमको बनने की जरूरत नहीं है। जैसा मंजीत सर गाइड करते हैं, जैसा समरेश सर हमें गाइड करते हैं, उसको अक्षर से हमें पालन करने की जरूरत है। हमारा आपसे कहना है कि आरसीए में अगर सफल होना है
अगर हमने 10 साल 15 साल में या 15 साल नहीं 18 साल में अगर हम पर्ल बने, स्टार पर्ल बने, एमराल्ड बने, तो कोई वजूद नहीं रह जाएगा। अगर आपको एक नया कीर्तिमान स्थापित करना है, आरसीएम के प्लेटफॉर्म पे अपना झंडा गाड़ना है, तो समय से पहले उस चीज को हासिल करना है। अब पहले का दौर नहीं रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे सर, जब पहली बार हमने आरसीएम की शुरुआत किया तो 30 दिन में जो मेरा बिजनेस हुआ था 1056 रुपए का बिजनेस हुआ था। आज भी वो बिजनेस हमें याद है। मोबाइल पेड वाला आता था, बटन वाला, मैसेज के द्वारा हम लोग बिजनेस। हमारा आपसे कहना है कि अगर आरसीएम में अगर बहुत दूर तक जाना है तो समय से पहले उस चीज को हासिल करना है। आपको एक उदाहरण के तौर पे क्लियर करना चाहेंगे सर, एक लड़का कोई 25 साल में सर्विस हासिल करता है और एक दूसरा लड़का कोई 32 साल में सर्विस हासिल करता है या 30 साल में सर्विस हासिल करता है। अगर शादी की बात हो तो पहले लड़की का पिता किस व्यक्ति का घर जाएगा, किस लड़का का घर जाएगा? 30 साल वाले के पास या 25 साल वाले के पास? 25 साल वालों के पास जाएगा। यहां पर भी हमको स्टार बनना है, एक नया नाम करना है, तो जो लोग 10 साल में वो कारनामा किए हैं वो काम हमें 5 साल में करना। जिस दिन आपने वो 5 साल में काम कर लिया, लोग यहाँ पे फेस को नहीं पहचानते, आपके बिजनेस को, वैल्यू को पहचानते हैं। जैसा कि मंजीत सर बताते, आपको हम बताना चाहेंगे, जब हम आरसीएम की शुरुआत कर रहे थे तो हमें कोई नहीं जानता था, मगर जैसे ही हमने 8% रॉयल्टी लिया, जैसे 8% रॉयल्टी लेने के बाद भी कुछ लोग जाने, पर्ल हुआ कुछ लोग जाने, स्टार पर्ल हुए कुछ लोग जाने, और एमराल्ड का पिन लिया सब लोग जाने। हमारा आपसे कहना है, यहाँ पे पहचान ना फेस से होता है, पहचान सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस वैल्यू से होता है। हम आप लोग से कहना चाहेंगे, अगर आरसीएम में बहुत दूर तक जाना है तो 100% सिस्टम को फॉलो करने की जरूरत है। अगर आप 5 साल आरसीएम को सीख दिए तो जो कभी आप सपना में नहीं सोचे वो यहाँ पे हासिल किया जा सकता है। आज आप लोग इतना समय दिए, आप लोग को धन्यवाद हमारे तरफ से इतना समय देने के लिए। आज हम बोलने के काबिल नहीं थे, अगर आज हम बोलने के लिए कुछ सीखे तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे ग्रेट गुरु जो हमें एमराल्ड के लेवल पे पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल अदा किए, एक बार चाहेंगे हमारे समरीत सर और मंजीत सर को जरूर धन्यवाद। आज हमारे अपलाइन बहुत सारे हैं, मगर जब भी हमारे अंदर बाधा आता है, कोई समस्या आता है, तो हम तुरंत मंजीत सर, समरीत सर को कॉल करते हैं, सुजीत सर को कॉल करते हैं। हमारा आपसे कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि मंजीत सर हमारा हाथ को पकड़े, तो मंजीत सर के बाद, समरीत सर के बाद जो कहते हैं उसको फॉलो करने की जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि सुजीत सर हमको जाने, पहचाने, डायरेक्ट बात हो, तो सबसे पहले ये टारगेट सेट करना है कि उनको टेक्निकल क्वालिफाई करना है। जिस दिन हम इनके रडार में चले गए, दुनिया की कोई ताकत नहीं हमको रूबी और स्टार रूबी बनने से रोक सकता है। अगर हम आपसे बोलना चाहेंगे, अगर आपको तैरना सीखना है तो पानी में बने रहने की जरूरत है। अगर जहाज को उड़ना है तो रडार में बने रहने की जरूरत है। अगर आपको यहाँ पे डायमंड बनना है तो सिस्टम में बने रहने की जरूरत है। अगर हम मंजीत सर के रडार में रहते हैं तो पक्का है कि आज न कल हम स्टार रूबी बन नहीं सकते। अब हमको इनके रडार में जाने की जरूरत है। जिस तरह से मोबाइल बिना नेटवर्क का काम नहीं करता, अगर उसी तरह से अगर हमें टेक्निकल बनना है, आपको टेक्निकल बनना है, तो जब तक हम समरीत सर, सुजीत सर, मंजीत सर के रडार में नहीं जाएंगे तब तक हम टेक्निकल नहीं बन सकते। बोलने का बहुत कुछ है सर, लगभग 1 घंटा हो चुका है। आज हम धन्यवाद समरीत सर का करना चाहेंगे कि जिन्होंने आज हमें बोलने का मौका दिया। आज धन्यवाद हम मंजीत सर का करना चाहेंगे कि आज हमें एमराल्ड के मुकाम पे पहुंचाया। जैसे जैसे ये गाइड करते गए वैसे वैसे मुकेश कुमार चलते गया, और आज आपको बताना चाहेंगे सर, इस समाज में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। जिस मुकेश कुमार के घर में निमंत्रण नहीं आता था, आज मुकेश कुमार के घर में जन्मदिन का कार्ड आता है। आज समाज में लोग स्टेटस को देख के निमंत्रण देते हैं। अगर आप अच्छे खासे हैं तो कार्ड आपके पास पहुंचेगा, अगर अच्छे खासे नहीं है
तो पड़ोसी रहने के बावजूद भी आपको कार्ड लास्ट मिल जाता है। हमारा आपसे कहना है सर कि अगर अपना स्टेटस को चेंज करना चाहते हैं, अगर आज मुकेश कुमार एमराल्ड के लेवल पे लाखों रुपए के महीने का ले रहा है, तो इसका फायदा ये मिला सर कि जिस घर से निमंत्रण नहीं आता था उस घर से भी आज कार्ड आना शुरू हो गया, और कार्ड शादी में नहीं जन्मदिन में आना शुरू हो गया। ये समाज का एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो हमारा आपसे कहना है कि जिस तरह से मंजित सर प्रत्येक दिन वेबिनार का प्रोग्राम कर रहे हैं, वाकई में जो इनका इच्छा है कि हर व्यक्ति को लीडर बनाना चाहते हैं, अगर ये सिलसिला शुरू रहा कंटिन्यू सर, तो ईमानदारी से बताना चाहेंगे सर, ये जो मेरा टीम, आपका टीम हिंदुस्तान का सबसे अव्वल टीम होगा। इतने अच्छे मेंटर जो गणित बताते हैं, इतना अच्छा से गणित, क्योंकि हम आपको बताना चाहेंगे सर कि दुनिया गणित पे चलता है। गणित ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे 100 में 100 नंबर मिलता है, और हमारे टीम के गणित का मास्टर, एक बार चाहेंगे मिस्टर मंजीत सर के लिए भी जबरदस्त ताली हो जाए। अगर इनके गणित पे अगर हम चलते हैं तो कम छोटा टीम में भी हम बहुत बड़े पी को हासिल कर सकते हैं। अब ज्यादा ना समय लेते हुए सर, हम इस बात को यहीं पे विराम देना चाहेंगे। अगर हमारे शब्दों से किन्हीं को ठेस पहुंचा हो, अगर हमारे शब्दों से किन्हीं को गलत लगा हो, तो छोटा भाई एक बच्चा समझ के माफ कर देंगे सर। हमने जो भी सीखा आपके सामने बात को रखने का कोशिश किया। इसी शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देंगे और हम हैंड ओवर करना चाहेंगे एक बार हमारे शानदार